पे कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं होता है। अगर आप देखिएगा ना तो जितने भी नेता लोग हैं ना वो अभी यहाँ पे लड़ेंगे झगड़ेंगे नीतियों के कारण, लेकिन देखिएगा कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के एक साथ खाना खा रहे होंगे। वो उनका अगर उस तरह से वहां से सदन से बाहर निकले ना तो उनका व्यक्तिगत हो गया, लेकिन सदन में है तो नीतियों के चलते वो उतना झगड़ते हैं। बाहर देखिएगा एकदम वही लोग एकदम मस्ती में एक साथ बैठ के हाँ भाई हो का। जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्लोरी ऑफ विलेज में। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग संपूर्ण क्रांति के सारांश पढ़ने वाले हैं और हम लोग साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कंप्लीट करेंगे। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस सारांश से निकल जाएगा उतना हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और देखिए हम लोग और भी जानेंगे कि जयप्रकाश नारायण जी कितने बार जेल गए थे और उनका बचपन का नाम क्या था और उनके माता जी के, पिताजी का और उनकी पत्नी का क्या नाम था, उनके घर जो मूल उनका जन्म स्थान कहाँ था। और हम लोग ये भी जानेंगे कि वो कौन कौन से आंदोलन में भाग लिए थे और कौन से सन में लिए थे। और हम लोग ये भी जान जाएंगे कि उनको कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो चलिए बने रहे इस वीडियो से और पूरा देखिए मजा आने वाला है। एकदम इसी वीडियो में आपका पूरा ऑब्जेक्टिव और सारांश कंप्लीट हो जाएगा एकदम बढ़िया से। तो चलिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन बच्चों तक पहुंचाइए जो बच्चे असमर्थ हैं कहीं ऑफलाइन क्लास करने में। और वो भी बच्चे कर सकते हैं जो बच्चे अगर कहीं पे पढ़ रहे हो फिर भी उनको कहिए पढ़ने के लिए, उनको उनके पास शेयर कीजिए ताकि उनको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए, वो चीज मिल जाए जो कहीं वो नहीं जानते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए संपूर्ण क्रांति जो है ना इन्हीं के द्वारा लिखा गया, यही है जयप्रकाश नारायण जी। और इनका बचपन का नाम था बाउल। इनके पिताजी का नाम हर्षु दयाल था तथा माताजी का नाम फुलरानी देवी। इनके पिताजी का नाम हर्षु दयाल तथा माता का नाम फुलरानी देवी था और इनके पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। चलिए ये भी देख लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। देखिए इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ था। इनका निधन हुआ था 8 अक्टूबर 1979 में। कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1979 में। देखिए इनका जो ये संपूर्ण क्रांति है ना यह एक भाषण है। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि संपूर्ण क्रांति क्या है, एकांकी है, कविता है, कहानी है, निबंध है, भाषण है, तो यह एक स्पीच है यानी कि भाषण है। यह भाषण वो कब दिए थे और कहाँ दिए थे ये भी जानिए। अगर ये पूछा जाए एग्जाम में, अगर पूछ देना कि संपूर्ण क्रांति जो है, जो भाषण है वह कब दिया गया था, किनके द्वारा दिया गया था या फिर कहाँ दिया गया था, इस तरह का क्वेश्चन आ जाना तो संपूर्ण क्रांति जो भाषण है वो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? तो 5 जून 1974 को दिया गया था। कहाँ दिया गया था? तो पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। चलिए इनका जन्म हुआ था सिताब दियरा गांव में। कौन से गांव में? सिताब दियरा गांव में। ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी के माता का नाम फुलरानी देवी, पिता का नाम हर्षु दयाल था और इनके पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान जा रहे हैं ना कि जयप्रकाश नारायण के एकदम सटीक जितना भी वो देखिए ये बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी ये अमेरिका में जाके पढ़े हैं। जानते हैं कैसे? स्वामी सत्यदेव जी के बाणी से इन्होंने सुना था कि कोई भी व्यक्ति अगर अमेरिका जा रहा है तो वहाँ पे कोई काम वगैरह करके और वह पढ़ भी सकता है। तो जब यह अपने गांव से आरंभिक शिक्षा ले लिया ना, उसके बाद ये सोचे कि क्यों ना हम उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए अमेरिका चले जाएं, वहाँ पे कुछ काम भी कर लेंगे और वहाँ पे हम पढ़ाई भी कर लेंगे। तो इन्होंने वही किया। वह कहा कि यहाँ से चल दिया अमेरिका गए, कुछ दिन रेस्टोरेंट में काम किए, माने वहाँ पे जाके वो सब काम किए, बहुत कुछ बर्तन भी मांजे हम वहाँ पे। और देखिए ये और एक वहीं का अमेरिका का लड़का एक ही चारपाई पे ये लोग सोते थे, एक ही रजाई के अंदर। और संडे के दिन तो एक्स्ट्रा काम करते थे ये लोग, किसी होटल में जाके वहाँ पे वो क्या बोलते हैं बर्तन वगैरह मांजते थे। तब उन्होंने वहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था।
और उसके बाद उनकी माँ का जब तबीयत खराब हो गया ना, उसके बाद वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए, यानी कि पीएचडी वगैरह करना चाहते थे, वो ये नहीं कर पाए। इनकी माँ अस्वस्थ हो गई और ये फिर पुनः घर आ गए। घर आए उसके बाद इनको राजनीति में ले लिया गया। तभी से इन्होंने राजनीति में, देखिए ये नहीं कहते थे ना कि हम किसी के माने किसी के चलते ऐसे जा रहे हैं, यानी कि हम अपना मन से कोनो भी काम में टांग अड़ा दिए या फिर कोनो काम को करना शुरू कर दिए, ये वैसे नहीं करते थे। छात्रों को और जनता के अनुरोध पे इन्होंने कई ऐसे आंदोलन थे जिसमें इन्होंने भाग लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी इनको जेल भेज दिया गया था। 2-3 बार ये जेल गए थे। 1939 में भी जेल गए थे, 1943 में भी जेल गए थे और 1932 में भी जेल गए थे। देखिए 3 बार जेल जाते हुए भी ये, लेकिन फिर भी वो कभी पाछे नहीं हटे। एकदम वो सब कुछ किया जो एक पॉलिटिशियन को, एक राजनीतिज्ञ को अपने जनता के लिए करना चाहिए, उस हिसाब से इन्होंने बहुत कुछ किया। देखिए ये बापू को भी मानते थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी मानते थे। ये दोनों पंडित जवाहरलाल का भी आलोचना करते थे और बापू का भी आलोचना करते थे, लेकिन उन लोगों के साथ ये बैठ के खाना भी खाते थे। देखिए आलोचना क्यों करते थे? नीतियों के कारण। अब किसी से पर्सनली व्यक्तिगत रूप से कोई झगड़ा नहीं होता था, लेकिन नीति के चलते अगर कोई गलत नीति पारित कर दे तो कोई भी कह सकता है, विपक्ष में कोई भी पार्टी हो तो उस नीति के खिलाफ बोलता है, न कि उस व्यक्ति के खिलाफ। तो ये पूरा चीज आज हम लोग जान जाएंगे, एकदम पूरा जानेंगे, तो बने रहे इस वीडियो से। हाँ, 1998 में जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न से नवाजा गया है। आपके एग्जाम में ऐसे पूछने ना कि इनमें से कौन है जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है या फिर सम्मानित किया गया है, तो उसमें एकदम नाम आएगा जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न से नवाजा गया है। कब नवाजा गया है? तो 1998 में। इतना एकदम आप लोग कंफर्म रखिएगा, आपके एग्जाम में आने वाला है। एकदम बढ़िया से तैयारी कीजिए, बढ़िया से पढ़िए। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए अभी बता के गए हैं जो वो आरंभिक शिक्षा जो थी वो अपने घर पे ही किए हैं। उसके बाद आगे के शिक्षा के लिए पटना कॉलेजिएट गए। कहाँ पे गए? पटना। अगर वो इससे पूछे ना कि आगे के शिक्षा के लिए वो कहाँ गए, तो पटना कॉलेजिएट गए। फिर 1922 में अगर पूछ दे कि जयप्रकाश नारायण अमेरिका कब गए, तो 1922 में गए थे। कब गए थे? 1922 में उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। ठीक है। उसके बाद मां के अस्वस्थता के कारण पीएचडी नहीं कर पाए। अगर आपके एग्जाम में आ जाए ना कि जयप्रकाश नारायण जी ने पीएचडी क्यों नहीं कर पाए, तो उनकी मां बीमार हो गई थी, उनकी मां की अस्वस्थता के कारण वह पीएचडी नहीं कर पाए। उसके बाद है जयप्रकाश नारायण की रचनाएं। जयप्रकाश नारायण कौन कौन से कहानी को लिखे हैं, ये चीज देख लीजिए। देखिए उसमें एक चिड़ा और एक चिड़ी की कहानी, एक चिड़ा और एक चिड़ी की कहानी लिखे हैं। विफलता शोध की मंजिलें, ये भी उन्हीं के लिखा हुआ है। संपूर्ण क्रांति, ये भी उन्हीं का लिखा गया है, जो चैप्टर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग बढ़ रहे हैं सारांश की तरफ। अब हम लोग सारांश की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम पूरा सारांश जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो में, एकदम पूरा देखिएगा। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना तो कर लीजिए। आखिर क्यों इस बंदे को रुला रहे हैं लोग? सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए प्रस्तुत पाठ में लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा यह संपूर्ण क्रांति भाषण, यह स्पीच है जो उन्हीं के द्वारा दिया गया। अगर पूछ देना कि लोक नायक के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो वो है जयप्रकाश नारायण। कौन है? जयप्रकाश नारायण। चलिए उसके बाद द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण का एक अंग है। ये जो संपूर्ण क्रांति है ना, अगर पूछ दे कि यह किसका अंग है, तो यह एक ऐतिहासिक भाषण का अंग है, जिसे उन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। कहाँ दिया था? अभी बता के गए हैं, पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को। देखिए उसके बाद है संपूर्ण भारत स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जन मुक्ति पटना से प्रकाशित है। यह जो उनका भाषण है ना, वह संपूर्ण भारत स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में, क्या चीज के रूप में? संपूर्ण भारत स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में यह क्या है? प्रकाशित हुआ है। अगर पूछ देना कि संपूर्ण क्रांति किसके रूप में प्रकाशित हुआ है, तो संपूर्ण भारत स्वतंत्र के पुस्तिका के रूप में क्या हुआ है? प्रकाशित हुआ है। उसके बाद है भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पूरे प्रदेश से आए थे।
अगर पूछ दे आपके एग्जाम में कि जयप्रकाश नारायण जी के भाषण को सुनने के लिए कितने लोग आए थे, तो लाखों के जनसंख्या में लाखों की भीड़ आई हुई थी। ठीक है, पूरे प्रदेश से आए थे, जिसमें युवाओं का बोलबाला था, यानी कि बहुत काफी मात्रा में युवा आए थे, यानी कि नौजवान लोग जैसे हम लोग के जैसे बहुत लोग आए हुए थे। ठीक है, नारायण जी कहते हैं कि अगर दिनकर जी और रामवृक्ष बेनीपुरी जी होते तो उनकी कविता भारत के नव निर्माण के लिए क्रांति का कार्य करती। देखिए, उनको भी खलता है कि अगर रामधारी सिंह दिनकर जी और रामवृक्ष बेनीपुरी जी होते तो आज ये नव निर्माण भारत एकदम और भी आगे तरक्की किया रहता कविता के माध्यम से। देखिए, का कार्य करते, लेकिन वह आज हमारे बीच नहीं है। यह बहुत दुख की बात है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि यह जिम्मेवारी मैंने मांग के नहीं लिया, मुझे यह जिम्मेदारी युवा पीढ़ी द्वारा सौंपी है। यानी कि यह जिम्मेदारी मैंने मांगा नहीं कि आओ हमको तो हम आगे इसका नेतृत्व करते हैं, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा और ना ही ऐसा वो कभी किए। यह लोगों का विश्वास था, लोगों ने उन पर कहा कि आप कर सकते हैं, आप ये कीजिए, हम लोग का नेतृत्व कीजिए, हम लोग जन आंदोलन करें, जो कुछ भी कर रहे हैं आपको उसका नेतृत्व करना है। ठीक है, वह कहते हैं कि मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, मैं सबकी बात सुनूंगा, लेकिन अंतिम में मैं अपना फैसला मानूंगा। यानी कि मैं नेतृत्व करूंगा, ठीक है, नाम का नेता नहीं बनूंगा, मैं बात तो सबका सुनूंगा, लेकिन मैं अपने दिल के बात, दिल से जो बात निकलेगा ना, मैं उस वही फैसला मानूंगा। यह उनका एकदम समझिए एकदम अटल फैसला हुआ करता था। लेखक ने अपने परिवार के गरीबी के बावजूद अमेरिका में अपने बलबूते पर पढ़ाई की। देखिए, वो गरीब थे लेकिन मेहनत करके उन्होंने अमेरिका में पढ़ाई किया और वो यहाँ पे आके आंदोलनों का नेतृत्व किए। चलिए देखिए वो केवल असहयोग आंदोलन जिस समय छिड़ा गया था ना, असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ के उस आंदोलन में नेतृत्व किए थे, उस आंदोलन में गए थे। देखिए, आजकल के समय में कोई ऐसा नहीं करेगा, भले वो कुछ हो जाए देश के लिए, उस तरह से करबे नहीं करेगा लोग, लेकिन वो असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिए थे। बहुत ऐसा आंदोलन था जिसमें वो भाग लिए थे और उस बढ़ चढ़ के उसमें जन आंदोलन हुआ था। तो चलिए आगे देखते हैं। तथा वापस आकर कांग्रेस में शामिल हुए, और जब वो अमेरिका से लौटे तो वह कौन से पार्टी में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए ना कि जयप्रकाश नारायण जी जब अमेरिका से लौटे तो कौन से पार्टी में वो शामिल हुए थे, तो वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। कौन से पार्टी में? कांग्रेस की पार्टी में। देखिए, जयप्रकाश बाबू से मिलने बहुत सारे नेता आए और सबने उन्हें एक तरफ लोकतंत्र की शिक्षा दी तो दूसरी तरफ लोगों के जुलूस को रोका गया। देखिए, एक तरफ वो लोग शिक्षा देते थे कि लोकतंत्र है, अब बहुत काफी ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन दूसरे तरफ अब आंदोलन को रोकते थे कि इस तरह से होगा, इस तरह से लोगों को, जनता को रोक दिया जाता था। लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती जो एक तरफ लोकतंत्र की बातें करते हैं, दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपने पैरों से कुचलते हैं। एक तरफ तो मुंह पे लोकतंत्र की बात कर देते हैं, लेकिन अलग हटते हैं तो उसी लोकतंत्र को एक क्या करते हैं, पैरों से कुचल देते हैं। लेखक के कुछ मित्र उनका और इंदिरा जी का मेल मिलाप करवाना चाहते थे। कुछ उनके मित्र थे जो सोचते थे कि ये और इंदिरा जी मिल जाएं और उसके बाद ही लोग पार्टी को चलाएं, आगे बढ़ाएं। लेखक कहते हैं कि मेरा इंदिरा जी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, मेरा इंदिरा जी से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, लेकिन नीतियों के कारण झगड़ा है। मैंने पहले ही बता के गया था कि यहाँ पे कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं होता है। अगर आप देखिएगा ना तो जितने भी नेता लोग हैं ना, वो अभी यहाँ पे लड़ेंगे झगड़ेंगे नीतियों के कारण, लेकिन देखिएगा कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के एक साथ खाना खा रहे होंगे। वो उनका, अगर उस तरह से वहां से सदन से बाहर निकले ना तो उनका व्यक्तिगत हो गया, लेकिन सदन में है तो नीतियों के चलते वो उतना झगड़ते हैं। बाहर देखिएगा एकदम वही लोग एकदम मस्ती में एक साथ बैठ के, हाँ भाई हो का ये सब रहल कोहतरनेशन हो गई, बात खत्म। देखिए इस तरह का होता है, समझे। लेखक ने कई बार बापू और नेहरू जी की भी आलोचना की है। यानी कि जो जयप्रकाश नारायण है ना, वो
बापू के यानी कि महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये दोनों का आलोचना की है, लेकिन कब? नीतियों के कारण, व्यक्तिगत रूप से नहीं। लेखक कहते हैं कि आज राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिसका प्रमुख कारण चुनावों की चर्चा है। देखिए, चुनाव की जो चर्चा होती है ना, वही कारण है कि आज भ्रष्टाचार बढ़ा है। आप लोग खुद से देख सकते हैं, आज के लोकतंत्र में जनता को इतना ही अधिकार है कि वह चुनाव करें। लोकतंत्र में चुनाव के बाद अपने ही प्रतिनिधियों पर जनता का कोई अंकुश नहीं होता है। देखिए, अब हमारे द्वारा चुनल गया जो मान लीजिए सांसद विधायक कुछ हो, हम ही उसको चुने, वोट दिए, और उसके बाद अब कोनो तहार तू का होगा कुछ नहीं, कोनो में है नहीं, आप कची है वोट दिए हमको नहीं, हम तो हमको जनता से जीते हैं, आपसे थोड़े जीते हैं। ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो हम खुद वोट दिए, अब हम उसके पीछे दौड़ेंगे, चल भाई काम कर। होता है ऐसे, बहुत हो रहा है, ठीक है। झूठों के को मुखिया ना बन जा रहा है, रोब इतना ना है, बाप रे बाप, जहाँ तक कि लोग डीएम में बन गए बड़े लोग, समझे, मुखिया का बन जा रहा है। तनी सांसद ना विधायक बन के दिखाओ ना, तब ना पता चलेगा। एगो 10 लाख खर्चा कर दे रहा है सब, मुखिया बन गए बाद हम ही बनिए, केहू आगे ना, सब हमार हो, इस तरह से नहीं न होगा। लेखक के अनुसार अन्य देशों में प्रेस तथा पत्रिका प्रतिनिधियों पर अंकुश लगाती है। देखिए, अगर आप अन्य देश में कहीं दूसरे अदर कंट्री में जाइए ना, तो वहां पे मीडिया रोक सकती है, किसी भी प्रतिनिधि को अंकुश लगा सकती है, लेकिन यहाँ पे मीडिया के अंदर कर दिया जा रहा है। अब देख रहे हैं मनीष कश्यप को, देखिए मीडिया को अंदर कर दिया जा रहा है। अगर हम सच्चाई कर रहे हैं ना, सच्चाई अगर दिखा दें, सच्चा चीज को बता देना, तो हमरे पर कल से हो जाएगा, समझे। तो आजकल के जमाना में सच्चाई है या नहीं है, जितना झूठ फरेब हो सब कह दीजिए, हाँ बहुत अच्छा कर रहा है, ये सब तो लड़का चाहिए, ये बेटवा बहुत अच्छा करेगा, इस तरह के माहौल है। वह सच्चाई कहते रहिए, देखिए बबुआ आगे जाइएगा ना, खाइए गिर जाइएगा, तो समझे बहुत बेहुदा है, काहे कह रहा है जी, खाई है प्लेन है, समझे। तो इस तरह के चीज पे का किया जाए, झूठों के टिप्पणी कर दे रहे, बात हटाइए, चलिए। लेकिन हमारे देश में इसका बहुत अभाव है। क्या चीज के अभाव? सच बोलने का। सच बोल के किसी को कह ना दीजिए, बुरा लग जाएगा। जैसे वहीं कह दिए थे नौवा फेल को, नौवा फेल, तो बुरा लग गया। भाई नौवा फेल है तो कोई कह देगा, कहेगा कि नहीं। चलिए देखिए, जयप्रकाश नारायण जी का यह भाषण वाकई एक शानदार भाषण है। जो वो 5 जून 1974 को जो गांधी मैदान में इन्होंने भाषण दिया था, वाकई वो बहुत शानदार भाषण था। आप लोग किताब भी पढ़ लीजिएगा, ये आपका सारांश रहा, इसको भी बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, एकदम सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, एकदम बात समझ में आएगा। तो चलिए, आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से पहुंचा दीजिए ना। अभी तो 500 भी नहीं पहुंचा है, 500 तक पहुंचा दीजिए, उसके बाद टारगेट रहेगा 1000 का। तो चलिए, आप लोग ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।